हेलो दोस्तों, टारगेट विथ रिंकू प्लेटफॉर्म पर मैं पवनेश पाठक आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब हम आप लोगों को सर्वनाम के बारे में पढ़ाएंगे। यह वीडियो यूपीपी यूपीएसआई बेस्ड है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वनाम, ध्यान दीजिए आप लोग, सर्वनाम का एक अहम रोल होता है हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। अभी तक आप लोगों ने वर्णमाला और संज्ञा पढ़ चुके हैं, अब सर्वनाम का नंबर है। सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम शब्द से ही स्पष्ट है सबका नाम। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यदि संज्ञा मोहन है तो अगर मोहन को हमें इशारा करना है या मोहन को खुद अपने आप को बोलना, तो कहेगा मैं। उसी तरह मैं सर्वनाम हो गया, जबकि मोहन खुद संज्ञा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम, मूल सर्वनाम, कभी कभार एग्जाम में आता है मित्रों कि मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद नहीं, मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मूल सर्वनाम टोटल 11 प्रकार के होते हैं। मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? टोटल 11 प्रकार के मूल सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? ग्यारह प्रकार कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, नहीं हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन। ये टोटल 11 प्रकार होते हैं जो मूल सर्वनाम के होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन। ये टोटल 11 प्रकार के मूल सर्वनाम होते हैं। यदि आपके एग्जाम में आता है मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग तुरंत निशान लगाएंगे 11 प्रकार। ठीक, अब आता है सर्वनाम के भेद। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मूल सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कुल कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। 6 भेद इसके होते हैं। 6 भेद। छह भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कुल 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार आप लोग देख लीजिए। पुरुषवाचक नंबर 1, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 प्रश्नवाचक।
सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। अब आप लोग देख लीजिए इन सर्वनामों के लिए कौन से शब्द प्रायः प्रयुक्त होते हैं। पुरुषवाचक के लिए मैं, तू, मैं, तू, वह, मैंने। निजवाचक के लिए केवल आपका प्रयोग होता है। निश्चयवाचक के लिए यह, वह, अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक के लिए जो, सो। प्रश्नवाचक के लिए क्या, कौन। ये शब्द हैं जो प्रायः इनके लिए प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक के लिए मैं, तू, वह, मैंने। निजवाचक के लिए आप। निजवाचक के लिए सिर्फ आप शब्द का प्रयोग होता है, जो तीनों पुरुषों में होता है। निश्चयवाचक के लिए वह, यह। अनिश्चयवाचक के लिए कोई, कुछ। संबंधवाचक के लिए जो, सो। प्रश्नवाचक के लिए कौन, क्या। 6 प्रकार के सर्वनाम, 6 प्रकार के लिए कौन से शब्द प्रयोग होते हैं सर्वनाम में, वो हमने आपको बता दिया। अब एक एक सर्वनाम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिन्हें हम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिन्हें हम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग करते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ऐसे सर्वनाम जिसे हम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। और इसमें तीन पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। हिंदी में 3 पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आता है? वक्ता या लेखक। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? श्रोता या पाठक। अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन? अन्य लोग। जो भी अन्य लोग बचे सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन शब्द रखे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तुम, मुझे। उत्तम पुरुष के अंतर्गत वक्ता या लेखक आते हैं, और इसके अंतर्गत जो सर्वनामिक शब्द रखे जाते हैं वह तुम या मुझे रखे जाते हैं। श्रोता या पाठक के अंतर्गत तू, तुम या कभी कभी आपका भी प्रयोग किया जाता है, जो प्रायः निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ आदर के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ आदर के लिए प्रयोग किया जाता है आपका। जैसे किसी को आदर देना है, सम्मान देना, तब आपका प्रयोग आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत पुरुषवाचक सर्वनाम में कर सकते हैं, वरना इसका आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के लिए ही होता है। अन्य लोग के अंतर्गत कौन से आते हैं? यह, ये, वह, वे। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें सब कुछ आ जाए। ऐसा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं।
उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रहे हो। इसमें 3 जगह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उसने, मुझे और तुम। इसमें देखिए तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग हुआ है। उसने यह उत्तम पुरुष, मुझे यह मध्यम पुरुष, तुम यह अन्य पुरुष। जैसे इसको समझने का प्रयास किए, जैसे ये उत्तम पुरुष है, यह एक व्यक्ति है, यह इस मध्यम पुरुष से कुछ कह रहा है और किसके बारे में? तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो यह अन्य पुरुष है, यह उत्तम पुरुष है, यह मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष। यह कह रहा है उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पुरुषों में 3 सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, उसने, मुझे और तुम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपके समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। ऐसे सर्वनाम जिन्हें हम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऐसे सर्वनाम जिन्हें हम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आता है? जो वक्ता या लेखक होता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत सार्वनामिक शब्द जो है वह तुम और मुझे है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आता है? श्रोता या पाठक आते हैं। इनके सार्वनामिक शब्द है तू, तुम, आप सिर्फ आदर के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रायः इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। अन्य पुरुष के अंतर्गत अन्य लोग आते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। अब इसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। इसमें देखो 3 जगह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, और उसने, मुझे और तुम, उसने, मुझे और तुम। तो यह यहाँ पर तीनों पुरुषों का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम को आप पहचान सकते हैं। अब नंबर आता है निजवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम का सिर्फ एक ही प्रयोग होता है आपके लिए। निजवाचक सर्वनाम का रूप प्रायः आप होता है, परंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम से भिन्न होता है। यह कर्ता का बोध कराता है, किंतु स्वयं का कार्य नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम का रूप प्रायः आप होता है, परंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम से सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि वहां आपका प्रयोग सिर्फ आदर के लिए किया जाता है, जबकि यहाँ इसका प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है। यह कर्ता का बोध कराता है किंतु स्वयं का कार्य नहीं करता। यह कर्ता का बोध कराएगा किंतु स्वयं का कार्य नहीं करता। आप इसको एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। आप
उसको बुला लीजिए। यहां ध्यान दीजिएगा, आप शब्द जो है यहाँ निजवाचक सर्वनाम की तरह प्रयोग हुआ है। आप उसको बुला लीजिए। प्रायः आप शब्द जहां भी आएगा उसका प्रयोग आप लोग 100% निजवाचक सर्वनाम के रूप में ही लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में बस कहीं कहीं आदर के लिए होता है प्रयोग, जैसे आप बैठ जाइए, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन आपका प्रयोग प्रायः निजवाचक सर्वनाम के लिए ही होता है। तो निजवाचक सर्वनाम की एक ही पहचान है, जहां आप शब्द आ जाए वह निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए तीसरा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात यह वह। आप एग्जाम्पल में देखिए, यह वह, जैसे यह कोई नया मामला नहीं है, या एक वाक्य हो गया यह कोई नया मामला नहीं है, मतलब यह पुराना मामला पहले भी हो चुका है। यहाँ पर यह शब्द जो है यह बता रहा है कि यह कोई नया मामला नहीं, इस मामले के बारे में हम लोग अवगत हैं, मतलब कि यह निश्चय, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चित है यह मामला कोई पुराना नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, यह कोई, इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, यह वह। यह कोई नया मामला नहीं है, यहां पर निश्चय हो जा रहा है, यह कोई नया मामला नहीं, तो यहां पर यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह से देख लीजिए, वह राम ही तो है, यहां पर वह क्या है? वह बता दे रहा है क्लियर, वह राम ही तो है। इन दोनों उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। यह कोई नया मामला नहीं है, वह राम ही तो है, यह बता रहा है कि इसके पहले भी ऐसे मामला घटित हो चुके हैं, तो यह कोई नया मामला नहीं। तो यहाँ पर यह शब्द जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वह राम ही तो है, तो यह बता रहा है कि वह व्यक्ति कोई और दूसरा नहीं, वह राम ही तो है, एक इंडिकेट कर रहा है इशारे से। तो वह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब आप लोग आएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसा सर्वनाम जिससे कोई निश्चित बोध ना हो,
निश्चित बोध या जानकारी ना प्राप्त हो, जानकारी ना प्राप्त हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसा सर्वनाम जिससे कोई निश्चित बोध या जानकारी ना प्राप्त हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंदर क्या आएगा? कोई, कुछ, कोई कुछ। एग्जाम्पल दीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बताया गया है? मेरे पास कुछ है, लेकिन क्या है यह नहीं पता है, तो यह क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरे पास कुछ तो है, लेकिन क्या है इसके बारे में हमें नहीं पता, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और कोई का प्रयोग आप देख लीजिए, वहां पर कोई तो है। अब देखिए, यहां पर ये इंडिकेट किया जा रहा है कि वहां पर अमुक स्थान पर कोई तो है, लेकिन कौन है इसका हमें कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह भी कुछ और कोई दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। पांचवा है संबंधवाचक। जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसा सर्वनाम जिस सर्वनाम से एक ही वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है? कौन से शब्द हैं? जो, सो। इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, जो, सो, जो दो सर्वनामों, एक ही वाक्य के दो सर्वनामों को आपस में संबंधित करवाते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका आप लोग, अभी आप लोग एग्जाम्पल समझ जाएंगे। वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। यह एक वाक्य है, इसमें जो शब्द ऐसा है जो दो वाक्यों के मध्य में आया है, जो एक ही वाक्य के मध्य में आया है, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह संबंध दिखा रहा है कि वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो। इस एक ही वाक्य के दो सर्वनामिक क्षेत्रों के बीच के संबंध को इंडिकेट कर रहा है, तो यह जो शब्द जो हो यह संबंधवाचक हो गया। इसी तरह सो भी है, तो ध्यान दीजिएगा संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे इसके दो शब्द आते हैं, जो और सो। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह कार्य ना करें जो अच्छा ना हो, या वह कार्य ना करे जो आपकी गरिमा को मलिन करे। तो यह जो शब्द जो है यह इन दोनों एक ही वाक्य के दो सार्वनामिक क्षेत्रों को संबंधित करवा रहा है, अर्थात यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आखिरी देखिए आप लोग, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? क्या, कौन। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। तुम क्या पढ़ रहे हो? यहां पर जो क्या शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या पढ़ रहे हो, अर्थात आप इतना समझिए, इसको समझना बहुत जटिल नहीं है। जहां पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो, वह कौन है, ये सब कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ना काफी आसान है। आप लोगों ने 6 सर्वनाम के विषय में जाना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।